नौजवान साथियों, नमस्कार। दोस्तों, यदि आपने आईएएस बनने का फैसला कर लिया है और आपने यह भी निर्णय ले लिया है कि इसके लिए मैं कुछ समय दूंगा, तो मेरा यह वीडियो आपके लिए न केवल बहुत यूज़फुल होगा बल्कि सही मायने में बहुत ज़रूरी भी है। दरअसल इस वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूं कि आपको अपनी तैयारी की शुरुआत कैसे करनी चाहिए। और आपने अंग्रेजी की ये कहावत सुनी होगी कि गुड बिगिनिंग इज़ हाफ डन, यानी कि यदि आप शुरुआत अच्छी करते हैं तो मान करके चलिए कि आधी बाजी तो आपने जीत ली। उसका कारण ये है कि जब आप तैयारी की शुरुआत करते हैं तो वही आपके लिए फाउंडेशन होती है आगे की तैयारी के लिए। यानी अभी आप अपनी फाउंडेशन बना रहे हैं, अपनी नींव रख रहे हैं। यह जितनी मजबूत होगी, जितनी सही होगी, इस पर खड़ी होने वाली इमारत भी उतनी ही मजबूत होगी और उतनी ही कामयाब इमारत बन सकेगी। दोस्तों, इस वीडियो में मैं वे सारी बातें बताने जा रहा हूं जो आपकी शुरुआत करने के लिए और कुछ समय तक उस पर चलने के लिए बहुत सहायक सिद्ध होंगी। इसलिए इस वीडियो को आप आखिरी तक देखें, आधे अधूरे में छोड़ देने से बात नहीं बनेगी। आइए तो अब शुरुआत करते हैं। मैं एक अलग तरह की बात आपसे कहने जा रहा हूं, हो सकता है कि आपको इस पर यकीन न हो। मैं कहने ये जा रहा हूं कि सबसे पहले आपको अपने सिलेबस को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना चाहिए। एक बार नहीं, कई कई बार पढ़ना चाहिए। प्री का सिलेबस भी और मेंस का सिलेबस भी। फिलहाल आप ऑप्शनल के सिलेबस को छोड़ सकते हैं, लेकिन जो कंपलसरी पेपर्स हैं उनका पूरा सिलेबस आपको मालूम होना चाहिए। इसके लिए आप कुछ दिन निर्धारित कर दें। एक बार में बात नहीं बनेगी, आपको सिलेबस कई कई बार पढ़ना पड़ेगा। और मैं आपको ये भी बता दूं कि जब आप सिलेबस पढ़ेंगे तो बोर भी हो रहे होंगे। अगर आप ह्यूमैनिटीज़ के बैकग्राउंड के हैं तब तो सिलेबस थोड़ा बहुत समझ में भी आ जाएगा, लेकिन अगर आप साइंस के बैकग्राउंड के हैं तो हो सकता है कि पूरा का पूरा सिलेबस कुछ बाउंसर की तरह आपको लगे कि कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। लेकिन घबराइए मत, ये बीज का काम करेंगे, क्योंकि आगे जाकर के जब आप प्रिपरेशन करेंगे तो ये सिलेबस आपके सबकॉन्शियस माइंड में पहुंच करके देखेंगे कि किस तरीके से आपको निर्देशित कर रहा है। ये आपको गाइड करता रहेगा कि नहीं नहीं, ये टॉपिक आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, इस टॉपिक को इस तरीके से पढ़ना चाहिए। तो प्लीज़ एक सप्ताह आप पूरी तरह से सिलेबस के साथ बिताएं, बोर होने के बावजूद बिताएं। याद अगर कर सकते हो तो याद भी कर लें, कोई बात नहीं, लेकिन सिलेबस पर आपकी बहुत अच्छी पकड़ हो जानी चाहिए। अब मैं दूसरे पॉइंट पर आता हूं, और वह है प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर। और ज़्यादा साल के नहीं, केवल 2 साल के। प्री एग्जामिनेशन में 2 पेपर होते हैं, जनरल स्टडीज़ फर्स्ट का पेपर और जनरल स्टडीज़ सेकेंड का पेपर। ये दोनों पेपर पढ़ें। यहाँ भी आपको बोरियत होगी और कुछ भी समझ में नहीं आएगा कि कहाँ से पूछा गया है, क्या पूछा गया है। लेकिन चूंकि आप पहले सिलेबस पढ़ चुके हैं तो एकदम अजनबियत भी आपको नहीं लगेगी कि कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ से आ गया, ऐसा नहीं लगेगा। आप जनरल स्टडीज़ का फर्स्ट पेपर पढ़ें, उसे आप एंजॉय करेंगे। जनरल स्टडीज़ के सेकंड पेपर में आपको थोड़ी सी बोरियत हो सकती है। रीजनिंग के क्वेश्चंस होते हैं, न्यूमेरिकल्स के क्वेश्चंस होते हैं, उन्हें आप सामान्य तरीके से पढ़कर छोड़ सकते हैं। अभी आप बिल्कुल ये मत सोचिएगा कि ये भला मेरे किस काम के, बाद में हम देखेंगे, नहीं। प्लीज़ अभी मैं जैसा कह रहा हूँ थोड़ा सा विश्वास करके उसे फॉलो करें। तो दोस्तों, जनरल स्टडीज़ का फर्स्ट पेपर और जनरल स्टडीज़ का सेकेंड पेपर पिछले 2 साल के आपने पढ़ लिए। अब आप आ जाइए जनरल स्टडीज़ के चारों पेपर जो मेंस में पूछे जाते हैं, उन्हें अब आप पढ़िए, और ये भी केवल 2 साल तक। एक बात का ध्यान रखिए, मान लीजिए कि आप पिछले साल का जनरल स्टडीज़ के फर्स्ट पेपर को पढ़ रहे हैं, तो उससे जो पिछले साल का पेपर होगा वो भी जनरल स्टडीज़ के फर्स्ट पेपर को ही पढ़िए। फर्स्ट पेपर 2 साल के एक साथ पढ़ें, एक दिन पढ़ें, बार बार पढ़ें। यदि इंग्लिश का भी पढ़ सकते हैं तो इंग्लिश हिंदी दोनों के प्रश्न पढ़ें। इसके बाद जनरल स्टडीज़ का सेकेंड पेपर 2 साल के पढ़ें, उसको पूरा एक दिन दें। फिर तीसरा पेपर पढ़ें 2 साल के, उसको भी पूरा एक दिन दें। और फिर चौथे पेपर पर आ जाएं, वे भी आप 2 साल के पढ़ें और उन्हें भी पूरा एक दिन दें। आपको लग रहा होगा कि पेपर पढ़ने में तो बहुत थोड़ा समय लगेगा, तो सर एक दिन पूरा देने की बात क्यों कह रहे हैं? उसका कारण है फ्रेंड्स, उसका कारण ये है कि मैं चाहता हूं कि आपका जो दिमाग है वो केवल एक ही सब्जेक्ट तक, यानी कि एक पेपर तक सीमित रहे। फर्स्ट पेपर तक सीमित है तो फर्स्ट पेपर तक सीमित रहे,
उसी के बारे में दिन भर सोचता रहे, वही बातें आपके दिमाग में उमड़ती घुमड़ती रहें, उसी की इमेजेस आपका दिमाग फॉर्म करता रहे, बनाता रहे, तो वो चीज़ें आपके बहुत गहरे उतरती चली जाएंगी। तो इस तरह से देखिए, अब फर्स्ट स्टेज में आपने क्या किया, पूरा सिलेबस पढ़ लिया, यहाँ तक कि काफ़ी कुछ चीज़ें उसमें से याद भी आपकी हो गई हैं। इसके बाद प्रीवियस ईयर्स के प्री और मेंस दोनों के क्वेश्चन पेपर्स पढ़ लिए। यदि आप चाहते हैं जनरल इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर भी पढ़ लीजिए, यदि आप चाहते हैं जनरल हिंदी का भी पढ़ लीजिए, यदि आप चाहते हैं तो एसे के भी पढ़ लीजिए, ये आपके ऊपर है, या बाद में चल करके कभी भी आप पढ़ लीजिएगा, उस पर मैं अभी नहीं आ रहा हूँ। तो दोस्तों, ये मान करके चलिए कि अब आप इस बात के लिए तैयार हो गए हैं कि मुझे तैयारी करनी है। आपने एक प्रकार से नक्शा तो खींच लिया, जिसको आउटलाइन कहते हैं ना, कि आपको क्या क्या पढ़ना होगा, किस तरीके से पढ़ना होगा। दिमाग ने आपके स्वीकार कर लिया है, इस तरह की तस्वीरें बना ली हैं। आपको अभी पता नहीं लग रहा है, आगे चलकर आपको पता लगेगा। अब हम आते हैं सेकेंड स्टेज पर। आप जब यज्ञ करते हैं तो उसके लिए हवन सामग्री आपको लानी पड़ती है। अब आपको हवन सामग्री लानी है। वो हवन सामग्री क्या होगी? वो हवन सामग्री होगी किताबें पढ़ने के लिए, और जो दूसरी चीज़ें तैयारी के लिए चाहिए, वे सारी वस्तुएं। इसे आप ध्यान से सुनिएगा। मुझे नहीं लगता कि मैं जो बातें आपको अभी बताने जा रहा हूँ, उनमें से कोई भी चीज़ आपको कट करनी चाहिए, क्योंकि उनकी भरपाई करने के लिए शायद ही हमारे पास कोई दूसरे फिर माध्यम रह जाते हैं। दोस्तों, मैं ये मान करके तो चलता हूँ कि आपके कमरे की दीवारें सूनी तो नहीं होंगी। आपने अपने पसंद के लोगों के चित्र वहाँ टांग रखे होंगे। हो सकता है कि कोई क्रिकेटर्स हो, या कोई एक्टर हो, कोई एक्ट्रेसेस हों, इस तरह के चित्र टंगे हुए होंगे। मुझे उससे कोई एतराज़ नहीं है, बशर्ते कि आपकी दीवार पर मैप्स के लिए भी जगह हो। और अगर मैप्स के लिए जगह नहीं है तो प्लीज़ कुछ समय के लिए अभी जो चित्र टंगे हुए हैं उन्हें हटा दें, और 2 तरह के नक्शे अपनी दीवार पर चिपका लें या लटका दें। वे 2 तरह के नक्शे कौन से होंगे? एक नक्शा होना चाहिए विश्व का नक्शा, और जब मैं नक्शे की बात कर रहा हूँ तो पॉलिटिकल मैप की बात कर रहा हूँ। और दूसरा होना चाहिए भारत का नक्शा। ये 2 बिल्कुल होने ही चाहिए, और ये होने उस दिशा में चाहिए जिस दिशा में आप मुँह करके पढ़ रहे होते हैं, ताकि आपकी आँखों के सामने वो नक्शे दिखाई दें, ताकि जब भी आप उठें या आते जाते रहें तो नक्शे पर आप निगाह मार लें। आप ये बिल्कुल मत समझिएगा कि नक्शे का संबंध केवल ज्योग्राफी के सब्जेक्ट से है। हिस्ट्री से भी उतना ही है, पॉलिटिकल साइंस से भी उतना ही है, इंटरनेशनल रिलेशन से भी उतना ही है, सारे के सारे करंट अफेयर्स से उसका रिलेशन है। क्योंकि आप बताइए कि जब कोई भी घटना घटेगी तो किसी स्थान पर ही घटेगी ना, और नक्शा क्या बताता है? आपको स्थान ही बताता है। यदि एक बार नक्शे पर आपकी अच्छी पकड़ हो गई तो आप मान करके चलिए कि करंट अफेयर्स पर आपकी बहुत अच्छी पकड़ हो रही है। नक्शा एक दिन का काम नहीं है, ना तो आप उसे रट सकते हैं, ना आप उसे और किसी दूसरे तरीके से तैयार कर सकते हैं। रोज़ जब आपकी निगाह पड़ेगी तो उस पर आपकी जो कमांड है वो बहुत स्ट्रांग होती चली जाएगी। नक्शे आपकी दीवार पर टंगे हुए होने चाहिए। यदि आपको ठीक लगे तो 1-2 बातें मैं और बताना चाहूँगा। आप किससे बहुत ज़्यादा मोटिवेट होते हैं? पर्सन से, किसी भी पर्सन से। हो सकता है कि पॉलिटिकल लीडर हो सकता है कि वो कोई स्पोर्ट्समैन हो सकता है कि कोई वो साधु संत हो या कोई भगवान हो, जो भी आप चाहते हैं वो आपकी पसंद है। यदि आपको लगता है कि नहीं, इनका ये जो चित्र है ये मुझे मोटिवेट करता है, मुझे ऊर्जा देता है, मुझे मेरे मन को प्रसन्नता देता है, तो आप वो भी लगा सकते हैं, लगाना ही चाहिए। और यदि आपको शौक़ है कोटेशन का, उद्धरण का, बहुत अच्छे अच्छे कोट्स का, तो आप वो भी लिख सकते हैं। मैं अपनी बात बताऊं तो मैंने विवेकानंद जी का एक कोट लगा रखा था, और वो बहुत लंबे समय तक मेरी दीवार पर टंगा रहा है, और उससे मुझे बहुत प्रेरणा मिलती थी। आप भी ऐसा कर सकते हैं, उसमें कोई प्रतिबंध नहीं है। ये आपकी दीवार हो गई। अब आपके पढ़ने का टेबल, उस पर क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए? आपके पढ़ने के टेबल पर एटलस होना चाहिए। एटलस का मतलब है, आप जानते हैं, नक्शा, जिसमें ढेर सारे चीज़ों के नक्शे होते हैं। क्योंकि जब भी आप पढ़ें प्लीज़ याद रखें कि बिना एटलस के मत पढ़िए। मैंने कहा कि जब कोई भी घटना घटेगी, मान लीजिए कि इतिहास की कोई लड़ाई हो रही है, तो कहीं ना कहीं तो लड़ाई का स्थान होगा ना, तो आपके बगल में एटलस होगा, आप फट से निकाल करके देख लेंगे कि अच्छा ये स्थान कहाँ है। इससे आपको इतिहास को समझने में बहुत आसानी होगी, अद्भुत तरीके से आसानी होगी। आप आश्चर्य में पड़ जाएंगे कि अरे ये इतना करिश्माई चीज़ है एटलस।
तो आपके टेबल पर एटलस होनी चाहिए। साथ ही साथ प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स भी होने चाहिए 2 साल के, जो मैं आपको शुरू में बता चुका हूँ। सिलेबस भी होना ही चाहिए। ये मत सोचिए कि जब होगा तब उठ करके देख लेंगे, ऐसा होता नहीं है। सच पूछिए तो हम सब मूल रूप से तो आलसी ही होते हैं। बाद में देख लेंगे, क्या देख लेंगे बाद में, पढ़ तो अभी रहे हैं, टॉपिक हमारे सामने अभी खुला हुआ है तो अभी देखना है ना, फिर आप डिस्टर्ब होंगे। तो बेहतर है कि आपके टेबल पर ये चीज़ें हो। फ्रेंड्स, यहाँ मैं अपनी लिखी हुई किताब आपको रिकमेंड करूँगा। मेरी किताब है आप आईएएस कैसे बनेंगे भाग 1 और भाग 2। ओरिजिनली मैंने हिंदी में लिखी है, इंग्लिश में भी ये किताब ट्रांसलेट होकर के आ चुकी है, दूसरी भाषाओं में भी अवेलेबल है। मुझे ऐसा लगता है कि ये किताब भी आपके टेबल पर होनी चाहिए। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि यदि आपके मन में सिविल सर्विस की प्रिपरेशन को लेकर कोई भी प्रश्न उठ रहा होगा तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि इस किताब में आपको उसका उत्तर मिल जाएगा। तो जैसे ही आपके मन में कोई संदेह पैदा होता है या भ्रम की स्थिति बनती है, आप भटकने लगते हैं, तो आप किताब उठाइए, वो आपको सही राह दिखा देगी वो किताब। तो मुझे लगता है कि ये भी आपके टेबल पर ज़रूर होनी चाहिए। एक बात और, ये बात इंटरनेट की है। अब आप बहुत ही अल्ट्रा मॉडर्न एज में प्रवेश कर गए हैं, तो इंश्योर कीजिए कि इंटरनेट अवेलेबल है। इंटरनेट की बात मैं क्यों कह रहा हूँ कि देखिए, मैंने अभी इंसाइक्लोपीडिया की बात नहीं की है, मैंने आपसे ये भी नहीं कहा है कि आपके टेबल पर डिक्शनरी होनी चाहिए, अदरवाइज़ मैं कहता। तो ये सब काम इंटरनेट के ज़रिए आपका स्मार्टफोन कर रहा होगा। जब भी आपको मान लीजिए कि कोई रेफरेंस चाहिए, आप गूगल का इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ और बातें समझने के लिए आप बाकायदे यूट्यूब पर जाकर के कुछ लेक्चर सुन सकते हैं। तो इंटरनेट भी आपके लिए बहुत मददगार होता है, लेकिन मैं यहाँ सतर्क करना चाहूँगा कि इंटरनेट का इस्तेमाल आपको बहुत ही डिसिप्लिन्ड तरीके से करना होगा। अपनी केवल ज़रूरत के लिए उसका इस्तेमाल कीजिए, नहीं तो आप मेरे से ज़्यादा जानते हैं कि आपको कहाँ से कहाँ ले जा सकता है, पूरा समय आपका ख़राब कर सकता है। अब किताबों की बात पर हम आते हैं। किताबों के साथ आप क्या करेंगे? कुछ बातें यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा। जब आप बाज़ार में जाएंगे ना, तो वहाँ किताबों का ढेर आपको मिलेगा। ढेर सारी पत्रिकाएं मिलेंगी, ढेर सारे नोट्स मिलेंगे, पता नहीं क्या क्या आपको मिलेगा। आप खो जाएंगे उनमें, घबराने लगेंगे कि बाप रे, क्या मुझे ये सब पढ़ना है, क्या मुझे ये सारी चीज़ें खरीदनी चाहिए। फिर आपको लगेगा कि ये भी ले लूँ, ये भी ले लूँ, ये भी ले लूँ, ये भी ले लूँ। प्लीज़ यहाँ सतर्क हो जाइए। आपका जो चयन है वो बहुत ही सिस्टमेटिक होना चाहिए और बहुत ही लॉजिकल होना चाहिए। नहीं तो आप ऐसे बियावान जंगल में खोएंगे कि एक बार वहाँ चले गए ना, तो वहाँ से बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। तब फिर आप क्या करेंगे? मेरी बात को ध्यान से सुने। सामान्य तौर पर जनरल स्टडीज़ के प्रिपरेशन के लिए एनसीईआरटी की किताबें रेफ़र की जाती हैं। लोग बताते हैं कि आप एनसीईआरटी की किताबें पढ़िए, क्योंकि ये बाकायदे नेशनल लेवल पर चलने वाली किताबें हैं। मैं भी रिकमेंड करूँगा, लेकिन कुछ सतर्कता के साथ। 6th से लेकर के 12th तक की आप एनसीईआरटी की किताबें खरीदें, लेकिन किन किन विषयों की? 4 विषय सबसे इम्पॉर्टेंट होते हैं जनरल स्टडीज़ के लिए, इसे नोट कर लीजिए, हो सकता है आपको मालूम भी हो। ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस। इन 4 सब्जेक्ट्स की किताबें 6th to 12th तक की ले लें। और याद रखिए कि जो आपको पढ़ने की शुरुआत करनी है वो 6th से ही करनी है। यहाँ आप थोड़ी सी लिबर्टी इस मायने में ले सकते हैं, मान लीजिए कि ग्रेजुएशन में आपका ज्योग्राफी सब्जेक्ट रहा है या हिस्ट्री सब्जेक्ट रहा है, उस विषय की शुरुआत आप 10th से कर सकते हैं, 9th से कर सकते हैं, अगर ग्रेजुएशन में वह आपका विषय रहा है तो। अदरवाइज़ आपको जो शुरुआत करनी है वो 6th से ही करनी है। दिमाग में ये बात मत लेकर के आइएगा कि मैं तो ग्रेजुएट हो चुका हूँ और 6th की किताब में क्यों पढ़ूँ, क्योंकि मैं तो पढ़ चुका हूँ। काश कि जो कुछ भी आपने 10th तक पढ़ा था वो आपको याद रहता। अगर अभी तक वो याद रह पाता तो मान करके चलिए कि आधे से अधिक तैयारी तो आपकी हो चुकी है, लेकिन ऐसा है नहीं। दूसरी बात एक और भी है कि जब आप 6th की किताबें पढ़ रहे थे, जब आप 10th की किताबें पढ़ रहे थे, जब आप 12th की किताबें पढ़ रहे थे, तो उस समय आपकी उम्र कम थी। अब आप ग्रेजुएशन कर चुके हैं,
तो अब आप में मैच्योरिटी आ गई है, आपका दिमाग पहले की तुलना में मैच्योर हो गया है। तो अब जब आप उसी 6th की किताब को पढ़ेंगे जो आपने 7-8 साल पहले पढ़ी थी, 10th की किताबों को पढ़ेंगे, तो किताबें तो वही हैं, लिखा भी वही सब कुछ गया है जो आपने पढ़ा था, लेकिन अभी आपके जो समझने का स्तर होगा वो कई गुना ज़्यादा बेहतर हो चुका होगा। इसीलिए मैं फिर से दोहराना चाहूँगा कि प्लीज़ आप 6 to 12th तक की किताबें पढ़ें, लेकिन यहाँ थोड़ी सी एक सतर्कता बरतें। जैसे इकोनॉमिक्स की अगर मैं बात करूँ, तो इकोनॉमिक्स का सिलेबस देखें और फिर आप इकोनॉमिक्स के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर को देखें और फिर आप देखें कि जो आप पढ़ रहे हैं किताब में, एनसीईआरटी की किताब में, वो चैप्टर वहाँ से मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। उसके बहुत से चैप्टर्स आपको मिलेंगे जो आपके काम के नहीं होंगे। दोस्तों, कहाँ से क्या कितना पढ़ें उस पर मैं बहुत विस्तार के साथ अभी बात नहीं कर रहा हूँ, केवल आपको सतर्क भर कर रहा हूँ। और सिलेबस और आपके जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर होंगे इसमें आपकी मदद करेंगे। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि रीडिंग मटेरियल पर मेरा अपना एक सेपरेट वीडियो अवेलेबल है, आप उसे देख सकते हैं, उससे आपको काफ़ी कुछ मदद मिल जाएगी। तो एनसीईआरटी की किताबें हो गई। अब आपको कुछ दूसरी किताबें लेनी होंगी दोस्तों, उसके बारे में मैं अभी बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि बात हम अभी शुरुआत की कर रहे हैं। शुरुआत कैसे करें, है ना, वो तो फिर आगे के स्टेज की बात होगी। आपको एक न्यूज़पेपर सेलेक्ट कर लेना चाहिए, नेशनल लेवल का न्यूज़पेपर। नेशनल लेवल, आप जानते हैं नेशनल लेवल, जैसे मान लीजिए कि आप इंग्लिश मीडियम के हैं तो टाइम्स ऑफ इंडिया है, इंडियन एक्सप्रेस है, हिंदू है, हिंदुस्तान टाइम्स है, ये नेशनल लेवल के न्यूज़पेपर्स हैं। अगर आप हिंदी मीडियम के हैं तो दैनिक जागरण है, दैनिक भास्कर है, राष्ट्रीय सहारा है, हिंदुस्तान है, दैनिक हिंदुस्तान जिसे आप कहते हैं, ये सब नेशनल लेवल के न्यूज़पेपर हैं। लेकिन केवल एक न्यूज़पेपर, और अपने दिमाग में ये मत लाइए कि अरे लोग कहते हैं कि हिंदू नहीं पढ़ोगे तो तुम कैसे आईएएस बनोगे, इस भ्रम से मुक्ति पाइए, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, हिंदू अपने आप में एक अच्छा न्यूज़पेपर है, लेकिन दूसरे भी अच्छे न्यूज़पेपर हैं, आपका काम तो चला देंगे। ऐसा नहीं है कि हिंदू अगर नहीं पढ़ रहे हैं आप तो फिर बन ही नहीं पाएंगे, इस भ्रम से उबरिए, भयभीत मत होइए। कोई भी एक नेशनल लेवल का न्यूज़पेपर ले लीजिए, वो आपके घर पर आना चाहिए, राइट। दोस्तों, एक बड़ी प्यारी वेब सीरीज़ आई है संदीप भैया, आपसे जुड़ी हुई सीरीज़ है, आपने पता नहीं देखी है कि नहीं देखी है। अगर नहीं देखी हो तो ज़रूर देखिएगा, आपको मज़ा आएगा। उसमें संदीप भैया हैं जो पहले सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे होते हैं, तो उनके पास एक ट्रांजिस्टर रहता है जिसमें वो न्यूज़ सुनते हैं, जिससे उनका बाद में सिलेक्शन नहीं होता तो वो दूसरों को गाइड करने लगते हैं। तो उसी दौरान वो अपना ट्रांजिस्टर एक लड़की को दे देते हैं जो आर्थिक रूप से बहुत ही कमज़ोर है, वो ले नहीं सकती है, तो अपना ट्रांजिस्टर उसको दे देते हैं। उस लड़की का नाम रहता है आरुषि, जो बाद में इंडियन फॉरेन सर्विस के लिए सेलेक्ट भी होती है। इम्पॉर्टेंस ऑफ ट्रांजिस्टर न्यूज़ सुनने के लिए, जो मैं ट्रांजिस्टर की बात कर रहा हूँ, न्यूज़ सुनने के लिए आपको किसी भी हालत में रात में जो न्यूज़ आती है, नेशनल न्यूज़, वो सुनना ही सुनना चाहिए। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो बाकायदे ऑल इंडिया रेडियो की जो वेबसाइट है उस पर ये बाकायदे रिटन फॉर्मेट में भी न्यूज़ अवेलेबल रहता है, लेकिन जो मैं रिकमेंड कर रहा हूँ दोस्तों, वो सुनने के लिए रिकमेंड कर रहा हूँ, पढ़ने के लिए नहीं। क्योंकि जब आप न्यूज़ सुनेंगे तो आपके कानों में वो चीज़ें पड़ेंगी। पढ़ने के लिए तो फिर सुबह अखबार है ना, और ये जो न्यूज़ आप सुन लेंगे तो सुबह का अखबार आपके लिए आसान हो जाएगा, क्योंकि न्यूज़ से आपको ये पता लग जाएगा कि कौन सी घटनाएं राष्ट्रीय दृष्टि से महत्वपूर्ण है, और वही जनरल स्टडीज़ की दृष्टि से महत्वपूर्ण होंगी ऑलमोस्ट कुल। और फिर न्यूज़ सुनने में आपको 15 मिनट लगेंगे, और अगर आप हिंदी इंग्लिश दोनों के न्यूज़ सुन सकें तो बहुत ही अच्छा। अगर आपको अपनी इंग्लिश अच्छी करनी है तो ये बात बता रहा हूँ मैं। यदि आप इंग्लिश मीडियम के हैं तो आप इंग्लिश की न्यूज़ सुन सकते हैं। न्यूज़ ज़रूर सुने, नोट करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत लोग ऐसा है कि अपना न्यूज़ को नोट करने लगते हैं, नहीं, आप केवल सुन लीजिए, उतना ही आपके लिए सफिशिएंट है। वो आपके दिमाग में रहेंगे, आपको ये इतने ज़्यादा सक्षम बना देंगे जनरल स्टडीज़ में कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। सिर्फ 15 मिनट की न्यूज़, ये आपको रोज़ सुननी है। अखबार आपको रोज़ पढ़ना है, एक नेशनल न्यूज़पेपर, राइट। तो फ्रेंड्स, आपने मान लीजिए कि आज रात की न्यूज़ सुन ली, कल सुबह आप अखबार पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि आपको मज़ा आएगा, अखबार समझ में आने लगेंगे। शुरू में तो देखिए आपको कुछ चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, रेडियो की न्यूज़ भी समझ में नहीं आएगी, अखबार भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि बैकग्राउंड नहीं है ना आपकी।
तो बैकग्राउंड धीरे धीरे तैयार होगी ना एनसीईआरटी की किताबों के साथ में, तो शुरू के ऊब को ऊब मत मान करके चलिए, कहिए कि ये तो दौर है और इसको तो बर्दाश्त करना पड़ेगा भाई। कुछ दिनों के बाद आपको मज़ा आने लगेगा। इसी के साथ ही फ्रेंड्स, एक बात मैं आपसे और कहना चाहूँगा, AFE-IAS बाकायदे रोज़ाना मंडे टू फ्राइडे 12-13 मिनट का एक आपको न्यूज़ पर बेस्ड प्रोग्राम प्रोवाइड करता है, जो मैं ही आपको दूंगा। उसमें होता यह है कि जितने भी हमारे अखबार होते, इंपॉर्टेंट जो न्यूज़पेपर है, लगभग 10-11 अखबार हैं, रेडियो न्यूज़ है, दूरदर्शन की भी खबरें हैं, उनका आपको सार सुनने को मिलेगा। एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से उनकी एनालिसिस भी मिलेगी, उनके बारे में आपको जानकारी भी मिलेगी। तो प्लीज़ इसे ज़रूर सुने फ्रेंड्स। ये जो पॉडकास्ट है ये पूरी तरह से फ्री है। ये बाकायदे हमारी जो वेबसाइट है AFEIAS.com, उस पर जा कर के आप सुन और देख सकते हैं, और जो मोबाइल ऐप है हमारी, वहाँ भी ये आपको उपलब्ध होगी। और मैं रिकमेंड करूँगा कि 10-12 मिनट ही आपको लगेंगे, इसे आप ज़रूर सुनें। और इसमें 5-6 मिनट का एक लाइफ मैनेजमेंट का भी छोटा सा हिस्सा होता है, वो आपके ऐसे राइटिंग में काम आएगा, जीवन को समझने में काम आएगा, आपके एनालिटिकल पावर को डेवलप करने में काम आएगा, और कहीं ना कहीं आप रोज़ मोटिवेट भी होते रहेंगे, उसे भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही साथ हम लोग जो 10-12 अखबार होते हैं, उनकी जो बहुत इंपॉर्टेंट क्लिपिंग्स होती हैं, जैसे कि एडिटोरियल कमेंट्स हैं या एडिटोरियल आर्टिकल्स हैं, वो भी प्रोवाइड करते हैं। उसे भी आप जा कर के पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। यदि शुरुआत में आपको भारी लग रहा हो तो आप उन्हें छोड़ सकते हैं, फिर आगे जा कर के आप इसके साथ जुड़ सकते हैं। शुरुआत में अगर आप एक अखबार पढ़ लेंगे, रेडियो की न्यूज़ सुन लेंगे, और साथ ही साथ AFE-IAS का ये पॉडकास्ट देख लेंगे, तो आप पाएंगे कि धीरे धीरे आप कैसे बहुत स्ट्रांग होते चले जा रहे हैं। आपके दिमाग में एनालिटिकल पावर डेवलप होती चली जा रही है, घटनाओं के बारे में क्लैरिटी आती चली जा रही है। और ये सब सुनने और पढ़ने के बाद आप देखेंगे कि जो आप NCERT की चीज़ें पढ़ रहे हैं ना, उसके दृश्य चित्र आपको उभरने लगेंगे। NCERT की किताबों को भी समझने में आपको मदद मिलेगी। मतलब ये समझिए कि ये दोनों एक दूसरे की मदद करते हैं। न्यूज़पेपर्स, AFEIAS.com का ये पॉडकास्ट है, NCERT की किताबों को समझने में मदद करेगा। और जब आप NCERT की किताबें पढ़ेंगे तो वो आपके न्यूज़ और न्यूज़ जो सुनने वाली है, पढ़ने वाली है, उनमें आपको मदद मिलेगी। यही तो न्यू है। तो दोस्तों, आपने शुरुआत कर दी है, आप न्यूज़ सुन रहे हैं, न्यूज़पेपर पढ़ भी रहे हैं, आप AFEIAS का भी जो पॉडकास्ट है सुन रहे हैं, साथ ही साथ NCERT की किताबें भी आपने पढ़नी शुरू कर दी हैं। एक बात यहाँ और है, मुझे नहीं मालूम है कि आपकी आदत क्या है, लेकिन अगर आपकी आदत नोट्स बनाने की है तो आप नोट्स भी बना सकते हैं। देखिए, एक बात मैं यहाँ स्पेशली बताना चाहूँगा कि नोट्स बाकायदे मार्केट में बिकते हैं। दोस्तों, जो नोट्स होते हैं वो हमारे बहुत ही पर्सनल बनाए हुए होते हैं, हम बनाते हैं। जो भी टॉपर्स होते हैं वो अपने नोट्स खुद बनाते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जब आप नोट्स बनाते हैं तो यह एक प्रकार से तैयारी करने की प्रोसेस है। आप देखिए कि अगर किसी टॉपिक पर नोट्स बना रहे हैं तो कैसे बनाएंगे? किताब का ज्यों का त्यों थोड़ी उतार देंगे कि हैंड रिटन फॉर्म में हो गया तो नोट्स बन गया। उस टॉपिक पर आप 2-3 किताबों से पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद उस पर थोड़ा विचार करेंगे, फिर उसका स्ट्रक्चर बनाएंगे, और फिर आप अपने नोट्स तैयार करेंगे। सोच करके देखिए कि इस पूरे के पूरे प्रोसेस में क्या आपके उस टॉपिक पर बहुत अच्छी पकड़ नहीं हो जाएगी, आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। तो अगर आपकी आदत नोट्स बनाकर पढ़ने की है तो बाकायदे आप नोट्स बनाकर पढ़ें। और यदि ऐसी आदत नहीं है तो 2 विकल्प मैं आपको और बता रहा हूँ कि जब आप किताब पढ़ रहे हों तो उसके जो बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट्स, फैक्ट्स आपको लगते हैं, उन्हें आप अंडरलाइन कर दीजिए। कहीं से और दूसरी चीज़ें आपको पता लगी जो इस टॉपिक से रिलेटेड है लेकिन इस किताब में वो चीज़ें नहीं थी, तो जो मार्जिन स्पेस होता है वहाँ आप उसे नोट कर लें। और जो एक और तरीका हो सकता है, जैसे मान लीजिए आप किसी टॉपिक को पढ़ रहे हैं तो उस टॉपिक के जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको लगते हैं तो वो आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स करके लिखते चले जाएं। तो उससे क्या है कि जो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होंगे वो आपके पास इकट्ठे हो जाएंगे, बाद में दोहराने में ये आपकी बहुत मदद करेंगे। मैं रिपीट कर रहा हूँ, ज़्यादा किताबों के चक्कर में मत पड़ें। शुरुआत आप NCERT से करें, लेकिन आपको धीरे 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 अपने इस जनरल स्टडीज़ के लेवल को एक ग्रेजुएशन के लेवल तक लेकर जाना है, क्योंकि अब जो है सिविल सर्विस एग्ज़ामिनेशन पहले की तुलना में थोड़ा सा टफ हो गया है।
इसलिए आपको अपने स्टैंडर्ड को बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन चूंकि हम लोग बात शुरुआत की कर रहे हैं तो इसीलिए फ़िलहाल मैं उन पॉइंट्स पर नहीं जा रहा हूँ। फ्रेंड्स, आखिरी में मैं एक दो बातें आपसे और कहना चाहूँगा। कोशिश कीजिए कि आप जिस मीडियम के स्टूडेंट यानी कि सिविल सर्विस एग्ज़ामिनेशन में जिस लैंग्वेज को मीडियम के रूप में लेने जा रहे हैं, उसी मीडियम की किताबें लें, पढ़ें। एक किताब तो बिल्कुल उसी मीडियम की होनी ही चाहिए। अगर दूसरे मीडियम में कोई अच्छी किताब है और अगर आप उसको ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं, तो आप उसकी मदद ले सकते हैं। लेकिन एक जो होनी चाहिए वो आपके पास मुख्य किताब होनी चाहिए, मेन बुक होनी चाहिए, उस पर आपकी कमांड होनी चाहिए और एक आध दो किताबें बस सप्लीमेंट करने वाली होनी चाहिए। ज़्यादा किताबों के चक्कर में मत पड़ें। जब आप शुरुआत कर रहे हैं तो ज़रूरी नहीं कि आप सारे विषयों की ही किताबें ले लें। आप एक बार शुरुआत कर लीजिए एक दो विषयों की किताबों को लेकर के, फिर आप पाएंगे कि आपको धीरे धीरे पता लगता चला जाएगा कि अच्छा इस विषय पर इसकी किताब लेनी चाहिए, इस राइटर की किताब पढ़नी चाहिए। तो फिर आप धीरे धीरे फिर चीज़ें इकट्ठी करनी शुरू कीजिए। लास्ट में एक विषय को जब आप पढ़ना शुरू करें तो उसे पूरा करने के बाद ही फिर दूसरे विषय की पढ़ाई शुरू करें। जैसे मान लीजिए कि आपने ज्योग्राफी की तैयारी शुरू की, तो बेहतर होगा कि आप पहले ज्योग्राफी को कंप्लीट कर लें। जब ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाए तो फिर आप किसी दूसरे विषय को उठा लें। खासकर जो 4 विषय होते हैं वो मैं पहले तैयारी करने के लिए रिकमेंड करता हूँ। फिर आप पॉलिटिकल साइंस को पढ़ना शुरू करें। जब पॉलिटिकल साइंस तैयार हो जाए तो फिर आप इकोनॉमिक्स को ले लें। इकोनॉमिक्स तैयार हो जाए तो फिर आप हिस्ट्री को ले लें। हिस्ट्री को मैं लास्ट में इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स करंट अफेयर्स का बहुत बड़ा हिस्सा कवर करते हैं। आप न्यूज़ सुनेंगे, अखबार पढ़ेंगे, तो यदि आप पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स समझ गए हैं तो फिर न्यूज़पेपर को समझने में आपको आसानी होगी। ज्योग्राफी वैसे ही बहुत काम का सब्जेक्ट होता है क्योंकि ज्योग्राफी सभी दूसरे विषयों से भी जुड़ा हुआ होता है। अदरवाइज़ आपकी अपनी चॉइस है, आप जैसे भी चाहें उस तरह से इनका जो क्रम है निर्धारित कर सकते हैं। लेकिन कीजिए यही कि एक विषय पूरा होने के बाद फिर आप दूसरे विषय की तैयारी शुरू करें, खासकर तब जबकि आप अभी बिल्कुल बिगनर हैं। तो फ्रेंड्स, ये मैंने कुछ बातें आपके सामने रखी हैं और मुझे विश्वास है कि यदि आप इस तरह से अपनी यात्रा की शुरुआत करेंगे तो आपकी नींव बहुत पुख्ता होगी। हो सकता है कि आपको तत्काल इसका लाभ दिखाई न दे, तत्काल आप थोड़ा बोरियत भी महसूस करें, लेकिन विश्वास रखिए कि आगे जा कर के यह आपके लिए बहुत मददगार सिद्ध होगी। आप तैयारी की जब शुरुआत करेंगे, शुरुआत करने के बाद जब धीरे धीरे आगे बढ़ते चले जाएंगे तो आपके मन में ढेर सारे प्रश्न खड़े होंगे कि अरे नोट्स कैसे बनाया जाता है, मोटिवेट कैसे रहा जाता है, और दूसरे के प्रश्न उठेंगे कि ये कहाँ से मिलेगा, ये कैसे किया जाता है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपके मन में जितने भी प्रश्न उठेंगे लगभग उन सभी प्रश्नों के समाधान के रूप में मेरे वीडियो अवेलेबल हैं। जैसे आपको यही लगेगा कि ऑप्शनल सब्जेक्ट कैसे लें, तो आपकी मदद के लिए हमारे YouTube चैनल पर वो वीडियो अवेलेबल हैं, आप उनकी मदद ले सकते हैं, उससे आपको बहुत मदद मिलेगी। फ्रेंड्स, यदि आपको हमारे यह वीडियो पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ हमारे इस वीडियो को शेयर करें और हमारी YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि समय समय पर आपको हम अपने और भी आगे के वीडियो प्रोवाइड करते रह सकें। नमस्कार।